नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करते हैं। उड़ानों को लेकर उड्डयन मंत्रालय के अहम दिशा निर्देश आए हैं। पहले चरण में 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की यात्रा पर रोक रहेगी। शुरुआती चरण में कैबिन बैगेज ले जाने पर भी रोक रहेगी। कोरोना के लक्षण होने पर एयरपोर्ट टर्मिनल जाने पर भी रोक होगी। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद अब उड़ानों की शुरुआत करने से पहले कुछ गाइडलाइंस जिनके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता समीर, जो गाइडलाइंस आई हैं उनके मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की यात्रा पर रोक रहेगी पहले चरण में। जी बिल्कुल, 25 मार्च से जब देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और उसके बाद जब देश में सभी हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई थी, उसके बाद एक लंबे समय के बाद में अब एक बार फिर से फ्लाइट सर्विसेज स्टार्ट करनी है। लेकिन इस बीच में जब कोरोना से लड़ाई हो रही है तो क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, यानी कि किन तरीकों से फ्लाइट को उड़ाना है, यात्रियों को, एयर पैसेंजर्स को क्या कुछ नियमों का पालन करना है, इस पर सभी अलग अलग जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ में बैठ करके मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, SOP जिसको बोलते हैं। और इसमें जो शुरुआती दौर में जो तय किया गया है वो ये है कि सभी एयर पैसेंजर को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखना जरूरी होगा। दूसरा अहम ये है कि कैबिन बैगेज, यानी कि जो सामान आप अपने साथ फ्लाइट के भीतर ले जाते थे, वो शुरुआती दौर में उसकी परमिशन नहीं होगी, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरी अहम बात यह है कि फिलहाल जब शुरुआत करेंगे फ्लाइट चलाने की, तब 80 साल से ज्यादा उम्र के जो यात्री हैं उनको परमिशन नहीं होगी, वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक एज बार भी यहाँ पे नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश के अलग अलग वर्गों के लोगों की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार हर कोई कर रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आज पीएम क्या बोलेंगे। क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या लॉकडाउन को खत्म करने का प्लान बताएंगे पीएम मोदी। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा रात 8 बजे। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है, देश को रात के 8 बजने का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान होगा? क्या देश से लॉकडाउन को हटाने का प्लान तैयार है? कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज रात 8 बजे पीएम मोदी के संदेश में मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ की राहत देने की योजना है। राहत के तौर पर ब्याज माफी, टैक्स में छूट दी जा सकती है। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े टैक्स बेनिफिट का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी टैक्स हॉलिडे से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में वित्त मंत्री अलग अलग सेक्टर से जुड़े ऐलान कर सकती हैं। पीएम मोदी ने कल ही देश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। कई मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन से जुड़ा ऐलान भी हो सकता है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 4 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम ने इससे पहले कब क्या संदेश दिया वो आपको दिखाते हैं। पहली बार 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की थी। देशवासियों ने अपना संकट माना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें देश से आने वाले कुछ हफ्ते चाहिए। पीएम की अपील का पूरे देश ने पालन किया और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री का दूसरा संबोधन 24 मार्च को हुआ। दूसरे संबोधन में पीएम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। 3 अप्रैल को तीसरे संबोधन में उन्होंने कोरोना के खिलाफ 9 मिनट तक प्रकाश पर्व मनाने की अपील की थी। मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घरों की लाइटें बंद रहीं और दियों, कैंडल्स और मोबाइल की फ्लैश लाइट से देश जगमगा उठा। और 14 अप्रैल को पीएम ने अपने चौथे संबोधन में 24 मिनट के भाषण में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया था। आज रात 8 बजे सबकी नजर रहेगी पीएम मोदी पर कि वो देश को क्या संदेश देते हैं। और लंबे इंतजार के बाद आज देश की राजधानी समेत कई रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिर दिखे। देश में आज कुल 8 स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं, लेकिन रेल सेवा शुरू होने से लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है।
लॉकडाउन 3.0 में आज पहली बार ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला और कुछ मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सफर की शुरुआत कर चुके हैं। देश में आज सिर्फ 8 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। लॉकडाउन के बीच जिन्हें कंफर्म टिकट मिल गया वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कई लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कहाँ जा रहे हैं भैया? झांसी जा रहे हैं। तो आपकी ट्रेन 4 बजे है और अभी आप लाइन में लग गए। तो उन्हें लगवा दिया पुलिस वालों ने। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुड़गांव से। कैसे आए हैं गुड़गांव? पैदल आए हैं बच्चों को लेके। क्यों, आप लोग कोई साधन नहीं मिला यहाँ आने की? कोई साधन नहीं। रेल से सफर के नियम भी कोरोना काल में बदल गए हैं। यात्रियों के लिए चेहरा ढकना और स्क्रीनिंग जरूरी है। संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। रेलवे स्पेशल ट्रेनों में चादर और कंबल नहीं देगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। और लॉकडाउन के बीच ग्वालियर में 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद इलाके में मारपीट हुई और फायरिंग भी की गई। दिन के उजाले में एक गली के भीतर कुछ लोगों ने गोली चलाई। निशाने पर गोली के दूसरे छोर पर मौजूद कुछ लड़के थे। अब फायरिंग से पहले की तस्वीरें देखिए। इस गली में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे से पिटाई हुई। कुछ लोग इस दौरान वीडियो भी बना रहे थे। अब ग्वालियर में ये वीडियो वायरल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो रामाजीपुरा इलाके का है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों में पहले झड़प हुई और उसके बाद इलाके में जमकर हिंसा हुई। हुगली के हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लॉकडाउन के बीच हुगली के तेलीनापाड़ा इलाके में तनाव है। यहाँ 3 दिनों में 2 बार हिंसक गुट आमने सामने आ गए। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की शुरुआत कोरोना टेस्ट करने गई टीम को लेकर शुरू हुई। एक गुट चाहता था कि पहले उसके इलाके में टेस्ट टीम आए, तो दूसरी तरफ दूसरा गुट टेस्ट करने वाली टीम को अपने इलाके में रखना चाहता था। हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। इलाके में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को जाने से रोक दिया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत एक्शन लेने का आदेश दिया है। कोरोना का संक्रमण तेज होने के साथ ही लोगों के मन में सब्जी वालों को लेकर कई सवाल हैं। कई इलाकों में तो लोगों ने कुछ सब्जी वालों को फिक्स कर लिया है। हरियाणा के रोहतक में सब्जी बेचने वाले मोहम्मद बरकतुल्ला का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरकतुल्ला सब्जी बेचने के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स और हेड कवर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी बेचने वाले को इलाके के लोगों ने शॉल देकर सम्मानित किया है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस सब्जी वाले की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया है। और मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सब्जी वाले को सजा देने वाले पुलिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बैतूल में एक 71 साल के बुजुर्ग ने लॉकडाउन में घर का खर्च चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाई थी। पुलिस पहुंची तो उसने बुजुर्ग को भी उठक बैठक लगाने की सजा दे दी। इस दौरान पुलिस वालों ने वीडियो भी बनवाया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन के नाम पर 71 साल के बुजुर्ग से ऐसा बर्ताव किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस चाहती तो दुकान हटवा सकती थी। 71 साल के जिस बुजुर्ग को चलने में भी तकलीफ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अनुचित है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हर इलाके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। ऐसे समय में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। एयरपोर्ट के 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 11 कर्मचारी माल ढुलाई का काम करते हैं। 2 कर्मचारी कार्गो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। एयरपोर्ट से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से संक्रमण और लोगों तक फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की राजधानी पटना में एक आईपीएस ऑफिसर के बॉडीगार्ड में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। बिहार मिलिट्री पुलिस के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक संक्रमित जवान पटना के आईपीएस का बॉडीगार्ड है। आईपीएस कई बार पटना पुलिस मुख्यालय भी गए थे। आईपीएस के साथ उनका बॉडीगार्ड भी पुलिस मुख्यालय जाता रहा है। कोरोना पॉजिटिव के मुख्यालय में जाने से कई पुलिस ऑफिसर्स में संक्रमण का अंदेशा हो गया है। और छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। ऐसे ही एक शेल्टर होम को सैनिटाइज करते समय हंगामा हो गया। मामले को शांत करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन हालात संभलने की बजाय शेल्टर होम के लोगों और पुलिस के बीच ही मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि पहले शेल्टर होम की एक महिला ने 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।
पुलिस बल पर भी शेल्टर होम के लोगों से मारपीट करने का आरोप है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। और कोरोना से जेल में बंद कैदियों की जान को बड़ा खतरा है, ऐसा मानना है जमीयत उलेमा हिंद के लोगों का। जमीयत ने कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा हिंद ने कोरोना के खतरे से कैदियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कैदियों को रिहा करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को सशर्त जमानत दी जाए। याचिका में कहा गया है कि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, इसीलिए उचित दूरी बनाना नामुमकिन है। मुंबई की आर्थर रोड जेल का भी हवाला दिया गया है। आर्थर रोड जेल में 103 कैदी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जमीयत ने राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। इंदौर में कोरोना वायरस के बीच दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर मैदान में डटे रहने वाले पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर अस्पताल से वापस लौटे तो आज पुलिस महकमे ने डीआईजी दफ्तर में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लोगों से घरों में रहने और बाहर न जाने की अपील की जा रही है। बाहर जाने पर मास्क पहनने की भी अपील है। लेकिन कर्नाटक बीजेपी विधायक निरंजन कुमार के बेटे भुवनेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसे सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। ये घटना मैसूर ऊटी नेशनल हाईवे की है। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क पहने भुवनेश के ऐसे घूमने, घुड़सवारी करने पर सोशल मीडिया पर कई सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। उधर सेना ने दावा किया है कि मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ भारत और चीन के बीच का तनाव कम हो गया है। सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भारतीय और चीनी सैनिक अपने अपने इलाके में मौजूद हैं। भारत और चीन दोनों ही सेनाओं ने अपने इलाकों के सैनिकों को बढ़ा दिया है, तैनाती को बढ़ाया है। मई के पहले हफ्ते की बात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के काफी करीब चीन का हेलीकॉप्टर पहुंचा था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को भी आसमान में भेज दिया था। इसी तनाव के बीच 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। सेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों ओर से सैनिकों को चोटें आई हैं। लेकिन अब रिपोर्ट है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच शुरू हुआ ये तनाव कम हो चुका है और हालात सामान्य हैं। और कोरोना खतरे की वजह से जेल में बंद कैदियों के परिवार वालों से होने वाली मुलाकात पर भी रोक लगा दी गई है। मथुरा जेल प्रशासन ने समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। कैदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे। कैदियों की मानसिक स्थिति देखते हुए जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कैदियों के परिवार वालों को एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। हर दिन 10 कैदी वीडियो कॉलिंग की इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। देश भर में जारी लॉकडाउन ने तीर्थ स्थलों पर भी ताला लगा दिया है। बहुत समय बाद 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस दौरान कुछ ही श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ के कपाट 15 मई से खुलने जा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां नहीं लगेगा। लॉकडाउन की वजह से इस बार श्रद्धालुओं को यहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। 15 जनवरी सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इस दौरान मुख्य पुजारी समेत 27 लोग ही मंदिर में मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।